एनजी तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और एनजी तक्षशिला क्लासेस की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये आशा करते हैं कि आने वाला नया वर्ष आपके जीवन में बहुत ही खुशियां लेके आए। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आज इंडियन पॉलिटी की क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस पे बना लिए है ना। पहली वीडियो में हमने संविधान क्या है, एक सामान्य परिचय देखा था। दूसरी वीडियो में हमने कुछ एक्ट की बात करी थी कि भारत में संवैधानिक विकास का जो क्रम है वो कब से शुरू होता है, कौन सा प्रथम भारत में एक्ट लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो उस चीज़ों को हमने समझा था, जिसमें से हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को हमने समझ लिया था कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे और वो क्यों लाया गया था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब हम 1773 के बाद के एक्टों को समझेंगे, है ना, कि कैसे कैसे वो क्या एक्ट लाए गए थे, क्या क्या उसमें प्रावधान करे गए थे। क्योंकि अभी हमको अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है, लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले, भारतीय संवैधानिक ढांचा समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हमको पता है कि 1773 को पहला एक्ट जब पारित होता है तो वहीं से हमें देखने को मिलता है कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद हम आज बात करेंगे कुछ और एक्ट की। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, ठीक है। इससे पहले जैसे हमने बात करी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, है ना, ये लाया जाता है और इसमें कुछ प्रावधान करे गए थे, जैसे कि कंपनी बहुत ज्यादा क्रूर हो गई थी और क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा लूट खसोट वहां पर होने लगी थी। तो जो आपकी ब्रिटिश है वहां से सीधा एक एक्ट बन के आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसमें उनको क्या कर दिया जाता है, रेगुलेट कर दिया जाता है, उन पे नियंत्रण लगा दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश में जो आपकी संसदीय शक्ति थी, जैसा हम कह सकते हैं क्राउन द्वारा, है ना। तो क्योंकि ब्रिटेन में उस समय संसदीय प्रणाली शुरू हो गई थी, तो वहां की संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर भेज दिए। क्यों? क्योंकि कंपनी पे एक रेगुलेशन लगाने के लिए, रेगुलेट उसको करने के लिए। तो फिर हमने इसमें कुछ प्रावधान की बात करी थी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है पॉलिटी की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया। तो उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद लाया जाता 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अच्छा, नाम में आपको दिख रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, की सेटलमेंट हुआ है मतलब संशोधन हुआ है। तो क्या होता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया जाता है, इसमें कुछ कमियां रह जाती है। क्या कमियां थी वो उसको देखिए। तो वो जो कमियां रह जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उन कमियों को सुधारने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब इसको कह सकते हैं हम संशोधनात्मक एक्ट, कि 1773 में जो कमियां रही थी उसके लिए हम लेके आती है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि जो बॉम्बे और मद्रास थी, पहला काम इसमें क्या होता है, बॉम्बे और मद्रास पर पूर्ण नियंत्रण, नियंत्रण किसका हो जाता है? जनरल गवर्नर का। जनरल गवर्नर, देखो क्या इसमें काम किया गया कि हमने इससे पहले पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हमने समझाया है कि भारत में जो जैसे पहले गवर्नर जो चल रहा था, तो क्या कर देते हैं कि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन ही कर देते हैं और बंगाल में ही क्या बना दिया जाता है, गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया जाता है। और उसी के नियंत्रण में कौन सी दोनों आपके वो आती है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो बंगाल के अधीन हो जाती है। लेकिन वहां पर एक बात कही गई थी कि बॉम्बे और मद्रास जो है ये किसके अधीन रहेगी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहेगी, मतलब जनरल गवर्नर के नियंत्रण में रहेगी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान या आपातकालीन स्थिति के दौरान ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं,
है ना। ये अपने जैसे कभी किसी से युद्ध करना है तो युद्ध की स्थिति में आप जनरल, जरूरी नहीं कि आप बंगाल के जनरल गवर्नर से परमिशन लो, आप ऐसे फैसले खुद भी कर सकते हो। तो इससे क्या समस्या आ रही थी, इससे ये समस्या आ रही थी कि जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है तो जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे ये किसी से भी युद्ध कर देते थे। अब युद्ध जब देखो, जब हम युद्ध करते हैं तो युद्ध में सेना लगती है और सेना का फिर खाना पीना, हथियार, तो एक रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हमें युद्ध में खर्च करना पड़ता है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली वो ये सोचती है कि इस तरह से अगर ये युद्ध करेंगे तो ऐसे तो अंग्रेज कुछ कमा ही नहीं पाएंगे, सारा रेवेन्यू तो युद्ध में उड़ा देंगे। तो फिर क्या किया जाता है कि 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है और उसमें ये कह दिया जाता है कि बॉम्बे और मद्रास को जो हमने इमरजेंसी के दौरान छूट दी गई थी किसकी, कि वो खुद फैसले कर सकते हैं जनरल गवर्नर की या बंगाल की, क्या नहीं कर सकते, परमिशन लेने के बिना वो पूर्णतः क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में फैसले ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है 1781 में इस चीज को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बॉम्बे और मद्रास है पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण नियंत्रण किसका हो जाएगा, जनरल गवर्नर या बंगाल प्रेसिडेंसी का। ठीक है, मतलब कि अब अगर किसी कुछ भी अगर करना है, युद्ध भी अगर करना है तो सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, बंगाल प्रेसिडेंसी की। और बंगाल में कौन बैठता है, जनरल गवर्नर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला संशोधन तो यही चीज किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि इन दोनों पे नियंत्रण हो जाता है, बॉम्बे और मद्रास पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दूसरी क्या चीज कही गई थी। देखो, अब दूसरी इसमें क्या चीज कही गई थी, दूसरी इसमें कही गई थी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है वो सिर्फ कलकत्ता तक रहेगी, कलकत्ता तक रहेगी। देखो, अब इसमें क्या है ना, इससे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो जनरल गवर्नर की परिषद बनाई गई थी, यानी जो परिषद थी जो जनरल गवर्नर की क्या करती थी, कानून या कुछ भी मामलों में वो फैसले लेती थी। तो वो जो परिषद थी ना, तो 1773 में इस चीज को नहीं दिखाया गया था कि परिषद का क्या काम रहेगा, वो कैसे कैसे मामले देखेगी और सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे मामले देखेगा। क्योंकि क्या हो गया 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें सुप्रीम, जब भी जनरल गवर्नर की परिषद कुछ भी काम करती तो उधर से सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर जाता था। सुप्रीम कोर्ट अपने अलग फैसले, तो एक पता नहीं चल रहा था कि किसकी अधिकारिता ज्यादा है, मतलब कौन से फैसले किस जगह जाएंगे। तो उसी चीज को सुधारने के लिए ये कह दिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो अधिकारिता है वो सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेगी। मतलब जो बॉम्बे और मद्रास के जो फैसले थे, बॉम्बे और मद्रास के, ये भी कौन सुन रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था। अपील वाले मामले यही सुन रहा था। तो इसमें जनरल गवर्नर की परिषद तो कुछ वो ही नहीं हो रही थी। तो इन दोनों में आपस में क्या था, एक कंट्रोल नहीं बन रहा था, किसमें, परिषद में और सुप्रीम कोर्ट में। तो वही चीज कर दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है वो सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेगी, वो कलकत्ता तक ही मामले सुनेगा, वो बॉम्बे और मद्रास के नहीं। ये काम कौन करेगा, इस मामले को सुनेगी जनरल गवर्नर की परिषद, जनरल गवर्नर की कौन, परिषद इन मामलों को देखेगी। तो अब यहां से आपको एक चीज देखने को मिलती है, क्या, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और परिषद की शक्ति का क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, मतलब उनको डिवाइड कर दिया गया। इससे पहले वो चीज नहीं थी, दोनों को काम दे दिए। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाया गया कि वो फैसले सुनाएगा, जो भी कानूनी चीजें होगी, फैसले रहेगी, वो सारे न्यायालय में चलेंगे। यही काम परिषद को भी दे रखा था। मतलब एक स्पष्ट नहीं कर रखा था कि परिषद क्या काम करेगा, वो किस मामलों को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट किस मामलों को देखेगा। उस चीज का कहाँ होता है, ये संशोधनात्मक जो एक्ट आता है 1781 में, उसमें कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है वो सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित रहेगी, बॉम्बे और मद्रास के फैसले नहीं सुनेगा। ये काम कौन करेगा, जनरल गवर्नर की परिषद करेगी। ठीक है, तो ये दूसरा इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। अब समझते हैं और इसमें क्या प्रावधान करे गए थे। तो देखो, इसमें और क्या क्या चीजें करी गई थी। जैसे कि अभी हमने बात करी ना, जनरल गवर्नर को बिहार, उड़ीसा और बॉम्बे के लिए क्या कर दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। किसको, जनरल गवर्नर को, कि जनरल गवर्नर क्या करेगा, इसमें नियंत्रण रखेगा और यही कानून बनाएगा। अब दूसरी इसमें हमने क्या बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता सिर्फ कहां तक सीमित हो गई, सिर्फ कलकत्ता तक। ठीक है, कलकत्ता तक उसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया कि वो सिर्फ उसी एरिया के मामले सुनेगा। देखो यहाँ पर ना न्यायपालिका और कार्यपालिका के
कामों का पृथक्करण या शक्तियों का पृथक्करण हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसमें और क्या प्रावधान करा गया था कि जनरल गवर्नर की जो परिषद है और कंपनी के जो सर्वेंट है, मतलब नौकर जो है कंपनी में जो काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे। देखो 1773 में क्या काम कर गया था, ये चीज स्पष्ट नहीं करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट किन के मामले सुनेगा। वो कंपनी के देखे, मतलब कंपनी या कंपनी का जो नौकर है या सर्वेंट है उनके मामले देखेगा, या जो वहां के जनता है उनके मामले देखेगा, एक स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो अब इसमें क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट और परिषद में बहुत एक शक्ति को लेके बार बार इसमें हमें बवाल देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट परिषद के काम में इंटरफेयर कर जाता था और परिषद सुप्रीम कोर्ट के, तो दोनों में क्या था, एक स्टेबल नहीं हो पा रही थी। वही चीज इसमें क्या कर दिया गया फिर कि ये कह दिया गया कि जो जनरल गवर्नर की परिषद है, परिषद जो बनाई गई थी वो है, और जनरल गवर्नर इंक्लूड, ये याद रखना, परिषद और जनरल गवर्नर की जब बात होती है तो यहाँ पर परिषद के साथ जनरल गवर्नर को इंक्लूड रखना, ठीक है, इनकी बात हो रही है। और कंपनी के सर्वेंट जो नौकर है ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे, कि इनके जो मामले होंगे, इनके जो भी काम होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के वो क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। वो सिर्फ वहां की जो लोकल जनता रहेगी, जो वहां की जनता है वो ही क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले सुनेगा, ना कि जनरल गवर्नर की परिषद और कंपनी के सर्वेंट के नहीं सुनेगा। ठीक है, इस काम के लिए क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिठा रखे हैं मतलब संसदीय, जो ब्रिटिश संसदीय ये काम वो देखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या एक प्रावधान किया कि मतलब क्या किया गया कि हिंदू और मुस्लिम लोगों के मुकदमे पर्सनल लॉ के हिसाब से हो गए। ये कहते हैं, देखो जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि आपके क्षेत्राधिकार से जनरल गवर्नर की परिषद और कंपनी के सर्वेंट है, और जो वहां की लोकल जनता है, लोकल वहां के लोग हैं, वो ही आपके अधिकार में आएंगे, उन्हीं के आप फैसले करोगे। लेकिन इसमें एक बात कहेगी कि जो वहां पर हिंदू और मुस्लिम लोग हैं उनके जो मुकदमे रहेंगे वो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से रहेंगे, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। हिंदू और पर्सनल लॉ की यहाँ पर मुकदमे अलग अलग। देखो ये क्या चीजें होती है, कुछ रहते हैं डिवोर्स के मामले, कुछ रहते हैं ना। डिवोर्स का जो सिस्टम है वो हिंदुओं में कुछ अलग है और मुस्लिम में कुछ अलग है। अगर मान लो वहां पर ये कर दिया जाता कि ये क्या रहेगा, एक ही नियम कानून से चलेगा, तो वहां पर एक अराजकता फैलने का माहौल हो जाता कि हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग अपने हिसाब से कानून भारत में चला रहे, कि जो कानून ब्रिटिश से बन के आ रहे हैं, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं, वो यहाँ लागू कर रहे हैं, जबकि यहाँ के कानून यहीं के हिसाब से होने चाहिए। तो इस चीज का बवाल ना उठे, तो इसलिए कह दिया गया कि हिंदू और मुस्लिम लोगों के जो फैसले रहेंगे वो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से होने चाहिए। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसने ये काम किया गया था कि हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या क्या चीज कहते हैं कुछ कानूनों पे, और मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे कुरान हो गया है ना, इनके जो चीजें हैं, इनके धर्म में क्या क्या चीजें कहते हैं नियम कानून को लेके, उनसे एक ब्यौरा तैयार हुआ था। फिर उस हिसाब से दो लॉ बनाए गए थे, पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ और आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, इसको हम इतिहास में समझेंगे। अब सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि हिंदू और मुस्लिम लोगों के मुकदमे को पर्सनल लॉ के हिसाब से सुन जाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या था, 1781 का सेटलमेंट या संशोधनात्मक एक्ट लाया गया था जो कि 1773 की कमियों को सुधारने के लिए था। अब हम बात करते हैं कौन सा, आगे का। ठीक है, जैसे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए तीसरा जो एक्ट लाया जाता है वो लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखो ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था विलियम पिट द यंगर, ब्रिटेन में जो बनते हैं, तो वो बनते हैं वहां पर, तो वो एक एक्ट वहां से पारित करते हैं जो उन्हीं के नाम पे रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको कहा गया क्या था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, वो भेजा जाता है। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें थी उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एक्ट था कुछ प्रावधान ये कहाँ करे गए थे, ब्रिटेन में ही करे गए थे। जैसे कि क्या इसमें क्या कहा गया कि पिट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया। देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, हमें पता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिठा रखा है कहां पर, इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर रखी, जो क्या करता था, कंपनियों पे नियंत्रण रखता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या काम करता था, जो भारत के अंदर कंपनी है कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पे नियंत्रण रखता था। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था।
जनरल गवर्नर नियुक्त करके कौन भेजता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भेजता था, जो कंपनी ने ही बना रखा था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन जो इसके शेयर होल्डर है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जो शेयर होल्डर है उन्होंने ही किसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना रखा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना रखी उस पर नियंत्रण रखते थे। जनरल गवर्नर भी यही भेजते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जब 1784 में कहां पर ब्रिटेन में पिट्स आता है, तो पिट्स क्या करता है ना, देखो जो वहां पर आपको ब्रिटेन में एक चीज समझनी है, दो वहां पर एक चीज, एक व्यापारिक शक्ति वहां कंपनी है और एक वहां का संसदीय प्रणाली, मतलब राजा का, क्राउन का वहां शासन चल रहा है। तो यहाँ पर सरकार वहां की ये चाहती है कि हम कंपनी को हटा दें किसी तरह भारत से, क्योंकि भारत में बहुत रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा था। अब कुछ हिस्सा वो किसको दे रहे थे वहां पर, किंग को दे रहे थे, क्राउन को वहां पर दे रहे थे, कहां पर, ब्रिटेन में। लेकिन वहां पर सरकार क्या चाहती थी वहां की, कि हम किसी तरह किसको हटा दे, कंपनी को ही हटा दे और हम नियंत्रण कर ले। लेकिन इतने ऐसे कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट? क्योंकि अगर हम क्योंकि ये पूरे जो प्रशासनिक मामला जो ये सब किया है ना कंपनी ने किया है वहां पर, अगर हम कंपनी को हटा देंगे तो वोट क्या हो जाएगा, विरुद्ध में वहां की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो बड़े बड़े शेयर होल्डर है वो सत्ता पलट देंगे वहां पर ना, तो इस चीज का खतरा था। तो सरकार वहां क्या कर रही थी ना, धीरे धीरे अपना नियंत्रण बना रही थी। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या था, कंपनी को कहा कि आप वहां पर सारे प्रशासनिक काम करो, वहां पर आप रेवेन्यू भी आप ही देखो, बस हमें कुछ हिस्सा आप दे देना है ना, हमने आपको वहां भेज रखा है तो कुछ हिस्सा आप हमें दे देना। लेकिन धीरे धीरे क्या कर रही है सरकार वहां की, नियंत्रण कर रही। जैसे पिट्स ने पहला क्या बनाया, इंडिया मतलब पिट्स इंडिया एक्ट बनाया 1784 में। तो इसने क्या काम करा कि पिट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रण करने के लिए, मतलब इसी को नियंत्रण करने के लिए खुद की एक वो बनाई, जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये किसको नियंत्रण कर रहा है, कंपनी को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको नियंत्रण कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये कर रहा है वहां का क्राउन को, या हम कर सकते हैं सरकार, क्योंकि इसको सरकार ने चुना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसने चुना, सरकार ने चुना है। तो अब हम एक चीज समझ सकते हैं कि इनके ऊपर किसको बिठा दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो धीरे धीरे क्या कर रही है सरकार, अपना पंजा बिछा रही है किस पे, कंपनी पे। अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी और कह दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियंत्रण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। जो अच्छा ये सब चीजें कहाँ हो रही है, ये इस समय इंग्लैंड में हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही थी ये सारी चीजें, ठीक है, मतलब ब्रिटेन में ये सारी चीजें हो रही थी। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज समझना है, और ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यही क्या करेगा, जनरल गवर्नर की नियुक्ति करेगा। इससे पहले क्या काम हो रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल गवर्नर की नियुक्ति करता था, लेकिन अब कह दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, जनरल गवर्नर की नियुक्ति करेगा। भारत के अंदर कौन जनरल गवर्नर बन के जाएगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर गठन किया जाता है, किसके द्वारा, पिट्स द्वारा, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अब इसमें क्या क्या प्रावधान करे गए, देखो अब इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये कह दिया गया कि आप व्यापारिक मामलों को ही देखोगे। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये कह दिया गया कि अब आप क्या काम करोगे, सिर्फ आपको व्यापारिक मामले देखने। इससे पहले क्या हो रहा था, व्यापारिक मामले, प्रशासनिक मामले, राजनीतिक मामले सारे कौन देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहा था। लेकिन पिट्स क्या कहते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया है, आप एक व्यापारिक कंपनी हो और व्यापारिक कंपनी को सिर्फ व्यापार करना चाहिए, ना कि प्रशासन संभालना चाहिए, ना कि राजनीतिक स्थिति। तो ये काम अब हम करेंगे, आप सिर्फ क्या काम करो, आप सिर्फ वहां पर व्यापारिक मामलों को देखो। तो क्या कह दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखेगा, सारी चीजें व्यापारिक मामले के कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक और प्रशासनिक मामले जो अब देखेगा वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सरकार का। और ये कौन, ये किसका कर रहा है, ये कंपनी का, जो बंद चल रहा था इससे पहले। भाई यहाँ पर एक नई चीज आती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती है पिट्स द्वारा, ठीक है। और राजनीतिक प्रशासनिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर देखता है। तो हम इस चीज से चीज समझ सकते हैं कि यहाँ से सरकार
भारत के अंदर अपनी प्रशासनिक स्थिति को मजबूत करने की शुरुआत यहाँ से कर चुकी थी। ठीक है, जब पोर्ट ऑफ कंट्रोल की वो स्थापना करते हैं। अब हम यहाँ एक चीज समझते हैं कि अब देखो तीसरे इसमें क्या करा गया प्रावधान में कि कंपनी का जो क्षेत्र है अब ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाएगा। देखो उससे पहले हम क्या कर रहे थे कि कंपनी जहां जहां पर जिन क्षेत्रों को जीत रही थी वो कंपनी का क्षेत्र कहा जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्षेत्र है, उन्होंने वो जीता। लेकिन अब कह दिया गया कि जहां जहां कंपनी का क्षेत्र है जो जो उन्होंने जीत रखा है, जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, नहीं उस समय काफी एरिया उन्होंने जीत लिए, तो वो जो क्षेत्र रहेंगे अब वो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाएंगे। कि ब्रिटिश, अब यहाँ पर कंपनी का हटा के कह देगा कि ब्रिटिश के अधिकार वाले वो क्षेत्र कहलाएंगे, कि ब्रिटिश का अब उन पर अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ से भी एक चीज समझो कि धीरे धीरे वो क्या काम कर रहे हैं, सरकार की कंपनी को साइड कर रही है। चौथा पॉइंट इसमें क्या कहा गया कि जनरल गवर्नर की जो परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। कि जो जनरल गवर्नर थी और उनकी परिषद बनाई गई थी उसमें एक सदस्य की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, कह दिया गया कि अब उनकी जो परिषद की सदस्यों की संख्या रहेगी वो 3 रहेगी। और इन 3 में भी एक बात कही गई कि इन 3 में भी एक जो मेंबर रहेगा वो किंग का मेंबर रहेगा, मतलब उसको क्राउन चुनेगा, मतलब कंपनी नहीं चुनेगी। इससे पहले क्या हम देख रहे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, परिषद का निर्माण करता, परिषद का गठन कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनता था कि कितने मेंबर जाएंगे जनरल गवर्नर की परिषद में। ठीक है, लेकिन अब कह दिया गया कि 4 से घटा के हम 3 कर रहे हैं और इन 3 में भी एक कौन रहेगा, वो किंग का एक मेंबर रहेगा, मतलब क्राउन है ना, जो ब्रिटेन में क्राउन है उनका एक मेंबर इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कही गई थी। जैसे 5वां पॉइंट की हम बात करें तो इसमें कहा गया कि इंग्लैंड में अब एक न्यायालय की स्थापना हुई। देखो इंग्लैंड में, वहीं पर इंग्लैंड में एक न्यायालय बनाया गया। ठीक है, और इसको कहा गया ये सिर्फ क्या काम करेगा, इंग्लैंड में जो न्यायालय बनाया गया इसका सिर्फ काम क्या दे दिया कि भारत में जो जनरल गवर्नर है और उनके सर्वेंट है और जो परिषद है ये सारे मामले कहाँ चले गए, इंग्लैंड में न्यायालय में चले गए। क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक संशोधनात्मक वो समझा था और उसमें ये कह दिया गया था कि कंपनी के जो अधिकारी है, कंपनी के जो सर्वेंट है और जनरल गवर्नर है और उनकी परिषद है उसका नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया आप इनके फैसले नहीं सुनाओगे, है ना। अब इनके फैसले जब सुनाओगे नहीं तो कौन सुनाएगा, तो ये सुनाएगा इंग्लैंड में जो एक न्यायालय बनाया गया। कब, यहाँ पर इंग्लैंड में जो एक न्यायालय बनाया गया वहां इनके फैसले चलेंगे अब। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग पे जो मुकदमे चले थे वो इसी कोर्ट में चले थे जो इंग्लैंड में बनाया गया था। महाभियोग जो उस पर लगता है वो इंग्लैंड के न्यायालय में लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद आप रखना कि कब बना था इंग्लैंड में न्यायालय, 1784 में इसको बनाया जाता है। ठीक है, पिट्स द्वारा। ठीक है, जैसे जो एडमंड बर्क है इसने ही क्या किया था, एडमंड बर्क ने इंग्लैंड में ही वॉरेन हेस्टिंग पे क्या चलाया था, महाभियोग चलाया था। आज के समय में भारत के अंदर महाभियोग जैसा शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग का मतलब होता है कि किसी को अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया, है ना। वो हम समझेंगे जब अभी हम संविधान, भारतीय संविधान की बात करेंगे उसमें हम इस महाभियोग को समझेंगे। बट वहां पर हम समझेंगे कि महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लगाया जाता है भारत के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाभियोग किसके लिए लगाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग मतलब जनरल गवर्नर के लिए यहाँ पर लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग पे बहुत सारे मुकदमे चले थे, जैसे नंद किशोर वाला एक केस था, है ना, और भी थे जैसे घसीटा बेगम, इन्होंने मुकदमे करे थे। जैसे नंद किशोर कुमार वाला एक फेमस केस है कि नंद किशोर क्या करता है, वॉरेन हेस्टिंग का पूरा चिट्ठा तैयार कर लेता है कि इसने कितनी रिश्वत ली है और कितना ये लूट रहा है यहाँ से, ये सब ये कंपनी को भेजता है। लेकिन अब क्या होता है उस समय, अब जनरल गवर्नर की शक्ति तो उस समय ज्यादा थी, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1773 में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी। ठीक है, वहां का जो जज था वो वॉरेन हेस्टिंग का बहुत बढ़िया मित्र था, ये समझ लो, ये तुक्का समझ लो एक किस्म से। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, नंद किशोर को एक गलत मुकदमे में फंसा दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। किसको, नंद किशोर को। क्यों, क्योंकि उसने क्या काम किया था, वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ उसने एक
रिश्वत लेने का ऐसे आरोप उसने लगाए थे। तो उसमें क्या करता है वो, सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उसकी सहायता से, क्योंकि उसका मित्र था, एक गलत मुकदमा, मतलब काफी साल पुराना एक मुकदमा था, उसको उठाता है नंद किशोर के केस में और उसको क्या कर देता है, फांसी की सजा सुनवा देता है। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब इंग्लैंड में न्यायालय में ये न्यायालय बनता है, तो एक जो अभी मैंने बताया एडमंड बर्क एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या करा, इस चीज को वहां उठाया कि वॉरेन हेस्टिंग कितना गलत है और किस तरह इसने नंद किशोर को फांसी पे चढ़ा दिया एक पुराना वो करके। तो ये जब केस चलता है तो महाभियोग लगाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग पे, ठीक है। तो वो अलग हमारा टॉपिक है, उसको हम नहीं समझेंगे, बस इतना समझना है कि इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना होती है। वॉरेन हेस्टिंग को महाभियोग इसमें ही लगाया गया था, महाभियोग लगा के उसको जनरल गवर्नर से हटा दिया जाता है और किसको भेजा जाता है उसकी जगह, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के अंदर जनरल गवर्नर बना के भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना है, 1785 में क्या लगता है, महाभियोग लगता है, किस पे, जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग पे, और महाभियोग लगा के उसको हटा दिया जाता है। और उसके एक साल बाद 1786 में किसको जनरल गवर्नर बना दिया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जनरल गवर्नर बना दिया जाता है। और जैसे ही जनरल गवर्नर बनता है, इसी के बाद एक एक्ट और पारित होता है जिसको हम कहते हैं 1786 का अधिनियम, मतलब सेटलमेंट, वो भी एक सेटलमेंट ही था, ठीक है। सेटलमेंट क्या था उसको आप समझते हैं कि वो सेटलमेंट क्यों किया गया था और क्या था, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए पांचवा जो अधिनियम था वो था 1786 का अधिनियम। ये भी देखो एक संशोधन किया गया था, यानी संशोधन करके, जैसे 1700 आपका 84 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें जो थोड़ी सी कमियां थी उसको सुधारने के लिए। अब देखो जैसे हमें पता है कि वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग लगाया जाता है और उसको हटा दिया जाता है जनरल गवर्नर को, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या भेजा जाता है 1786 में जनरल गवर्नर बना के लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस एक योग्य व्यक्ति था, तो उसको लाने से पहले उसने एक शर्तें रखी थी, मतलब कुछ उसने शर्तें रखी थी। वो शर्तें ये थी कि जो वॉरेन हेस्टिंग ने वहां पर एक मतलब इस तरह का माहौल खराब कर रखा है जनरल गवर्नर कंपनी के प्रति, क्योंकि वहां की जनता, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इतना भ्रष्टाचार वहां किया है, मतलब एक शक्तियों का गलत इस्तेमाल वो कर रहा था, तो वहां की जनता ने कंपनी के खिलाफ एक अलग ही नजरिया बना लिया था। तो उस चीज को सुधारना था, तो एक काबिल व्यक्ति को वहां बनाना था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक काबिल व्यक्ति हम समझ सकते हैं कि बहुत ही काबिल था और स्थिति को संभाल सकता था, राजनीतिक स्थिति वो बना सकता था, यानी एक प्रशासनिक सब चीजें वो कर सकता था। लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी, किसके सामने, वहां के सरकार के सामने, कि मैं चले तो जाऊंगा जनरल गवर्नर बन के, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, आपको कुछ वहां पर संशोधन करना पड़ेगा। अब संशोधन करना पड़ेगा तो उसकी शर्तों को मान लिया जाता है। और शर्तों उसने क्या क्या रखी, दो शर्तें उसने रखी थी, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और उसको 1786 का अधिनियम तहत करके उसको यहाँ भेजा जाता है। और क्या कहा जाता है, दो शर्तें उसकी क्या क्या थी, कि उसने कहा कि इस एक्ट में, मतलब ये कहा कि जो बंगाल का जनरल गवर्नर है वो ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति बना दिया गया। इसने कहा कि जो ब्रिटिश सेना है उसका मुख्य सेनापति मैं रहूंगा, क्योंकि इससे पहले हम एक चीज समझ रहे हैं, इससे पहले सारे जो अधिकार था, जैसे कि हमने देखा प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति जो है वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, जो बनाया गया सरकार द्वारा बनाया गया था। वो सिर्फ व्यापारिक मामले कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जनरल गवर्नर सिर्फ व्यापारिक मामले देखेगा और कोई से नहीं। अब प्रशासनिक मामलों में तो सेना भी आती है, सेना भी अब सरकार देखेगी, है ना। तो अब इस स्थिति में क्या हो गया, वो कह रहा कि मुझे इतनी शक्ति मिल नहीं रही है, अब जब मुझे शक्ति नहीं मिलेगी तो मैं वहां की स्थिति कैसे सुधारूंगा। तो उसने कहा मुझे कुछ शक्तियां चाहिए, तो मेरे लिए आप सबसे पहला एक काम करो कि मुझे क्या करो, सेनापति बना दो, किसका, ब्रिटिश सेना का मुझे सेनापति बना दो। वही शर्त रखा है तो सरकार वहां मान लेती है। तो जब मान लेती है तो एक अधिनियम बनाया जाता है, उसमें पहला यही कहा जाता है कि इस एक्ट के तहत बंगाल जनरल गवर्नर को ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति बना दिया जाता है, जिसको कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया था, है ना, कि कौन से अधिनियम में बनाया गया था, 1786 का अधिनियम में बनाया गया था, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। दूसरी इसने शर्त क्या रखी, इसने कहा कि विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार मैं स्वयं है, मतलब मैं स्वयं निर्णय ले सकता हूं, क्योंकि इससे पहले जनरल गवर्नर एक बंधा हुआ था, वो परिषद के विरुद्ध नहीं जा सकता था। अगर उसको कोई भी फैसला लेना है तो पहले परिषद से पूछना पड़ेगा,
है ना, जो परिषद बनाई गई थी उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मान लो कुछ भी काम करना है नहीं, तो परिषद तो मना कर देगी उस काम में, तो वो काम कैसे करेगा लॉर्ड कर्नवालिस ढंग से। तो उसने यही कहा कि विशेष परिस्थिति जब आएगी तो उस समय मैं काउंसिल या परिषद की बात नहीं मानूंगा, मैं खुद फैसले ले सकता हूँ, मुझे अधिकार चाहिए। तो वो बात भी उसकी मान ली जाती है, कह दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में जनरल गवर्नर क्या कर सकता है, स्वयं निर्णय लेने का उसको अधिकार दे दिया कि वो खुद से फैसले ले सकता है, किसी परिषद से नहीं पूछेगा, किसी काउंसिल से नहीं पूछेगा। ठीक है, ये अधिकार। अच्छा एक चीज समझो, ये जो एक्ट लाया जाता है 1786 का अधिनियम, ये सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही लाया जाता है, ऐसा नहीं कि ये आगे भी यही चलेगा। ये कहा गया कि 1786 का अधिनियम सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ये सिर्फ जनरल गवर्नर के लिए लाया जा रहा है, और वो भी किसके लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। बाद का जो जनरल गवर्नर आएगा उसके लिए रूल लागू नहीं होगा, ये इसमें कहा जाता है। अभी समझेंगे आगे क्या आता है। ठीक है, तो ये दो क्या होती है, शर्तें होती है जनरल गवर्नर की, और वो शर्तें मान ली जाती है सरकार द्वारा। 1786 के अधिनियम के तहत इसको लागू भी कर दिया जाता है, और फिर भारत में कौन आ जाता है 1786 में, जनरल गवर्नर बन के लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद का एक्ट कि फिर कौन सा एक्ट आता है। तो अब हम समझते हैं 1790 का चार्टर अधिनियम, मतलब 1793 का चार्टर अधिनियम। अच्छा देखो, चार्टर जो है ना एक किस्म की घोषणा है। घोषणा कैसी है, जैसे कि अगर हम 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो एक चार्टर के तहत आती है, किससे, क्राउन परमिशन देता है, मतलब एक परमिशन है, एक घोषणा है कि वहां की सरकार या वहां चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, हम उससे भी मतलब नहीं। जैसे कि जब 1600 में कंपनी भारत में आती है, 1600 ईस्वी में कंपनी की शुरुआत होती है ना, फिर भारत में आते हैं ये लोग, लेकिन वहां से भारत में आते हुए क्राउन से उन्होंने परमिशन ली थी। परमिशन जो ली थी वो ली थी कि हम 20 साल के लिए जा रहे हैं और हमें उनको वहां व्यापार करना है 20 साल के लिए। तो वो एक घोषणा किसने करी, क्राउन ने करी, और इनको एक अधिकार दे दिया कि ठीक है आप 20 साल के लिए जाओ। तो एक चार्टर के तहत दिया, घोषणा के तहत इनको भेजा गया। तो चार्टर एक किस्म की घोषणा है जो हर एक 20 साल में लाया जाता है, मतलब 20 साल का एक अधिकार है कि आपको 20 साल के लिए हम व्यापार करने का अधिकार दे रहे हैं, तो ये हर 20 साल में आपको लेना पड़ता है। जैसे कि 1793 का, फिर अभी इसके बाद जो हम देखेंगे वो 1813 में देखेंगे चार्टर अधिनियम। पहला चार्टर तो अभी आगे 1793 का, फिर आएगा 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद मतलब 1813 में, और इसके 20 साल बाद फिर कब आएगा आपका, 20 साल का मतलब 1833 में, 1833 में, और 1833 के 20 साल बाद फिर कब आएगा 1853 में। ठीक है, तो क्या होता है 20-20 साल के अंतराल में क्या होता है, हर एक चार्टर एक्ट आता है। जैसे कि हमको कितने चार्टर पढ़ने हैं, अभी 4 ही पढ़ने हैं, एक ये आ गया, एक 1813 का पढ़ेंगे, 1833 का, फिर 1853 का। इसके बाद चार्टर होता नहीं, क्योंकि उसके बाद तो 1857 की क्रांति आएगी, 57 की क्रांति आएगी, और उसमें कंपनी से पूर्णतः उनका अधिकार छीन लिया जाता है, मतलब उनका शासन अब ना उनको व्यापारिक चीज, मतलब उनको व्यापार करने भी नहीं अब दिया जाता है। उनसे कहते हैं कि ना आप व्यापार करोगे, ना आप प्रशासन करोगे, ना आप कुछ करोगे, अब आप पूरी तरह से हट जाओ। अब कौन नियंत्रण करेगा, क्राउन नियंत्रण करेगा, मतलब सरकार के अधीन आ जाता है उस समय। फिर हम अधिनियम पढ़ेंगे, सरकार जो पारित करेगी, जिससे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमको 2 चीजें पढ़नी है। हमको 1773 से लेके 1753 तक हमको कंपनी का शासन पढ़ना है कि कंपनी रूल कर रही है भारत में। फिर उसके बाद हमने बात की थी 57 में क्या हो जाता है, इनको यहाँ से भेज दिया जाता है। फिर 1858 में कौन आ जाती है, सरकार आ जाती है, और वो अपना एक अधिनियम पारित करती है 1858 में। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे आजादी तक, है ना, वो हम पढ़ेंगे सरकार के शासन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 चार्टर पढ़ेंगे। एक आएगा 1793 में, फिर आएगा 1813 में, फिर आएगा 1833 में, फिर आएगा 1853 में। ठीक है, तो समझते हैं, अब समझते 1793 का चार्टर अधिनियम। तो पहला काम तो उसमें क्या काम कर दिया गया, पहला काम तो उसमें यही, वो कंपनी का अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि 20 साल के अंतराल में ही आता है, 20 साल के अधिकार दिया जाता है, किसको, कंपनी को दे दिए, कौन, सरकार। देखो अभी अधिकार कौन दे रही है, सरकार। लेकिन जब 1600 में जब ये कंपनी स्टेबल हुई थी, बनी थी, और जब भारत के लिए परमिशन ली थी, तब दी थी क्राउन ने, क्योंकि यहाँ पर समझो ब्रिटेन में उस समय राजा का राजतंत्र चल रहा था।
लेकिन जब राजतंत्र चल रहा था फिर धीरे धीरे वो लोकतंत्र की ओर बढ़ा, फिर वहां पर एक संसदीय प्रणाली शुरू हो गई, इसके संसद के तहत वहां सारी चीजें चलेगी। हाँ, एक नाम मात्र के लिए राजा को रख रखा है, आज भी वहां पर अगर हम समझते हैं कि वहां पर आज भी राजा है, लेकिन राजा सिर्फ नाम मात्र का है, वो फैसले नहीं ले सकता कुछ, ठीक है। जिस तरह के भारत में राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति एक बड़ा पद है, लेकिन पूर्णतः उसको शक्ति इतनी नहीं दी गई है कि वो खुद फैसले ले सके, है ना। तो राष्ट्रपति बंधा हुआ व्यक्ति है, किसमें कार्यपालिका के तहत, मतलब प्रधानमंत्री के उसमें। तो एक सिस्टम है कि शक्ति इतनी नहीं दे रखी राष्ट्रपति को, तो सेम वहां पर हम राजा के तरह समझ सकते हैं कि वहां पर राजा एक राष्ट्रपति की तरह है उनका, ठीक है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम में पहला काम किया जाता है कि कंपनी के अधिकार को, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को सरकार 20 साल के लिए क्या कर देती है, बढ़ा देती है कि 20 सालों तक अब आप क्या करो, शासन करोगे। शासन का मतलब व्यापारिक मामले देखोगे। एक इसमें क्या काम होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, हिंदी में कहते हैं हम इसको नियंत्रक मंडल, ठीक है, नियंत्रक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था, सीओडी, इसको बोला जाता है नियंत्रक मंडल। वो ये होता है नियंत्रक, ये होता है निर्देशक मंडल हिंदी में, ये निर्देशक मंडल, और हिंदी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला जाता है नियंत्रक मंडल। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप हिंदी में एग्जाम दोगे तो वहां पर नियंत्रक मंडल या निर्देशक मंडल करके आएगा, तो वो याद रखना है आपने, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल का वेतन खर्चा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ना कि ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटेन के राजस्व से। समझो एक चीज को, एक चीज बताओ, बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल जो बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया है? भारत में जो चीजें हो रही है उनको, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका नियंत्रण कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। वो क्या है? कंपनी है। किसके लिए कर रहे हैं काम? भारत में ही तो कर रहे हैं, तो उनका खर्चा वहां की सरकार क्यों देगी? वो भी तो यहीं से मिलना चाहिए, यहाँ के राजस्व से। तो यहाँ पर एक बात कह दी गई चार्टर में 1793 में कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, कहाँ पर? इंग्लैंड में नियंत्रक मंडल बनाया गया, उसका वेतन, सैलरी और उसका खर्चा सारा का सारा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो ऐसे नहीं, बहुत यहाँ पर अंग्रेजों ने लूटा है, ठीक है, सारा लूट लिया बहुत। सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ सोने की चिड़िया थी, है ना, यहाँ के राजस्व से हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही एक समृद्ध वाला देश रहा है, ठीक है भारत, तो सारा ले गए। तो भारतीय राजस्व से क्या दिया जाएगा? सैलरी और खर्चा सारा किसको मिलेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट क्या किया गया? हाँ, 1793 में ही आईसीएस की स्थापना करी जाती है। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विस, जो आज हम यूपीएससी की जो बात करते हैं, तो उसकी जो एक बेस जो है वो यहाँ रखा था 1793 में, आईसीएस की मतलब इंडियन, इसको इंपीरियल सिविल सर्विस भी कहते हैं, लेकिन इसका फिर बाद में नाम करके इंडियन कर दिया गया था, इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन पहला नाम इसका रखा गया था इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से, ठीक है। जैसे कि कब थे? 1793 में। तो हम सिविल सर्विस डे है वो कब मनाते हैं? 21 अप्रैल, 21 अप्रैल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 21 अप्रैल 1793 में। तो आज भी हम सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को, ठीक है। तो ये कारण है, क्योंकि इसी दिन इसकी क्या होती है? स्थापना रखी जाती है, कब? भारत के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो आईसीएस की क्या होती है? स्थापना रखी जाती है, इंपीरियल सिविल सर्विस। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? लिखित कानून की शुरुआत करी जाती है। देखो, इससे पहले जो कानून भारत में चल रहे थे, जो जनरल गवर्नर लागू करता था, वो एक घोषणा के तहत करते थे कि घोषणा दे दी और उसके तहत हो रहा है। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, घोषणा से काम नहीं चलेगा, एक लिखित पर होना चाहिए, कि एक फिक्स होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये चीज करता है तो उसके लिए क्या अपराध होता है। जैसे भारत में हम समझते हैं आज के समय में लिखित सारे कानून है, लिख रखे हैं वो सब, ओरल मतलब मोरल नहीं है, घोषणा के तहत नहीं दी जाते, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ होती है कि भारत के अंदर कह दिया जाता है कि अब लिखित कानून की शुरुआत होती है, और लिखित कानून का जो अधिकार दिया जाता है वो दिया जाता है किसको? न्यायपालिका को, मतलब जुडिशरी को। ये कहा जाता है कि ये सब अधिकार हम दे रहे हैं न्यायपालिका को, और यहीं से आज भी न्याय जो जुडिशरी के अधिकार है वो कौन देखता है? मतलब लिखित कानून के अधिकार वो कौन देखता है? हमारी न्यायपालिका, है ना। तो वो तब से यहाँ चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि भारतीय संविधान जो चल रहा है ना, इसकी शुरुआत हम मानते हैं 1773 से, वो ऐसे नहीं, वहां से शुरुआत हो रही। जैसे कि देखो, न्यायपालिका से
लिखित कानून का अधिकार किसको दे दिया गया? न्यायपालिका को। और ये आज भी चल रहा है। तो शुरुआत कहाँ हुई? वहीं से तो हुई। ऐसा नहीं जब हमने संविधान लिखा तब से हुई, नहीं। हमको पढ़ना है इतिहास। किसका? संवैधानिक इतिहास। समझो, अभी हम भारत का संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान और भारतीय संविधान का इतिहास दो अलग चैप्टर है। हमने जो भारत का संविधान बनाया है वो उसकी इतिहास क्या रहा है, तो उसका इतिहास अंग्रेजों के समय का रहा है ये, क्योंकि इसी का कुछ हिस्सा आज भी हम देखने को हमारे संविधान में मिलता है। ठीक है, जो भारत आज संप्रभुत्व संसद में है, मतलब खुद में वो शक्ति है भारत के अंदर, लेकिन उसका जो कुछ कानून है, नियम है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? वो इस टाइम पीरियड से शुरुआत होती है। तो याद रखना 1793 में ये 4 प्रावधान करे गए थे। ठीक है, कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन खर्चा ये सब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1793 में ICS की स्थापना होती है, इंपीरियल सिविल सर्विस की, और लिखित कानून की शुरुआत भी 1793 से ही होती है भारत के अंदर, जिसका अधिकार दिया गया न्यायपालिका को। ठीक है, तो ये था। अब हम समझते हैं दूसरा चार्टर एक्ट, जो अभी हमने बताया ना 1793 और इसके 20 साल बाद मतलब 1813। तो अब हम समझेंगे 1813। अच्छा, अभी क्लास ज्यादा लंबी हो गई है नहीं, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। आगे की जो आपकी दूसरी तीसरी जो क्लास रहेगी उसमें हम 1813 का चार्टर अधिनियम समझेंगे, मतलब कि कंपनी का जो शासन है उसको खत्म कर देंगे। फिर हम सीधा आ जाएंगे सरकार जब नियंत्रण ले लेती है क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, जब सरकार पूर्णतः नियंत्रण कर लेती है भारत पे। ठीक है, और वहां से फिर अधिनियम बनते हैं वो डायरेक्ट, तो वो हम समझेंगे फिर बाद में। लेकिन अभी हम वीडियो यहीं तक रखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट तक। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें, मतलब क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें हम आपको आंसर दे देंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हम वहाँ पर ये जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी मैं PDF या नोट्स में उस ग्रुप में भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।